Good morning students, welcome back to our YouTube channel. My dear friends, we are studying class 9th history, in which we are reading chapter number 1, French Revolution. In our earlier videos we have already studied till the time when the people started to revolt against the king, and almost 7,000 people attacked on the palace of Bastille. They stormed it, they demolished it, and as a symbol of demolition of absolute monarchy system, they carried the part of this demolished part of this, or the traces of this Bastille prison or the fortress, to their houses. Now let us start our next video. So students, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 14 जुलाई को बेस्टिल के किले को तोड़ने के बाद 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन होता है और किले को तोड़ दिया जाता है। 7,000 से ज़्यादा लोग शहर में आ जाते हैं, पेरिस में आ जाते हैं, और बेस्टिल किले को स्टॉर्म करके, एक रूमर था वहाँ पे कि वहाँ पे हथियार मिलेंगे, तो वहाँ के 7 प्रिजनर्स जो वहाँ थे उनको आज़ाद कर दिया जाता है और इस तरह से किले को तोड़ दिया जाता है। दरअसल ये सारा जब चीज़ें चल रही हैं पेरिस में, तो वहाँ पर पूरे देश में ही टर्मोइल हो रहा है। पूरे फ्रांस में जो है इस तरह के जो ना राइट्स हो रहे हैं, जगह जगह पे जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। और वो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, मतलब जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे, जो राजा के रिश्तेदार या उनके जो मिनिस्टर्स होते थे, या यूँ कहिए जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी जो लोग थे, जिनके जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के और फार्म लैंड्स के जो है मालिक हुआ करते थे, उनके ऊपर लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए। उनके शटोज़ पे जो है हमले करने शुरू कर दिए, उनके मैनर्स पे हमले करने शुरू कर दिए, और इससे पूरे देश में एक टर्मोइल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे माहौल में लोग क्या चाहते थे? मैंने आपको बताया कि कुछ स्कॉलर्स जो थे, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, और कुछ फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो बुद्धिजीवी थे, दे वांटेड टू एनलाइटन द पीपल, द ब्रेन ऑफ द पीपल, एंड द पीपल नाउ स्टार्टेड थिंकिंग all these kind of ideology in a different manner, and they become rational. They started to ask questions against the king and the feudal lords. उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए कि आप में और हम में क्या फ़र्क है। और उन्होंने जो उनकी पहले से ही चली आ रही जो एक डिवाइन जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थी, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब जन्म से ही आप अगर किसी बड़ी फैमिली में पैदा हो गया, फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ पैदा हो गया, तो आपको जन्म से जो है स्पेशल प्रिविलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थर्ड स्टेट में पैदा होते हैं तो आप जन्म से जो है स्लेव बन जाएंगे या लेबर बन जाएंगे। तो इस तरह की जो राजा अपने आप को भगवान का जो है भेजा हुआ मैसेंजर समझता था, ऐसा सिस्टम चलता था। मोनार्की सिस्टम में राजा अपने आप को, और जो बड़े बड़े लॉर्ड्स होते थे, वो हमेशा कहते थे कि हम लोग भगवान के द्वारा भेजे गए हैं और तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए भेजे गए हैं, तुम हमारे गुलाम हो, और तुम अगर भगवान को खुश करना चाहते हो तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे भारत में भी ऐसा था, ब्राह्मण जो थे, जो क्षत्रियास जो थे, वो ब्राह्मण और क्षत्रियास हमेशा अपर क्लास समझते थे, अपने आप को प्योर ब्लडेड समझते थे, और बाकी लोअर क्लास के लोगों को वो लोग मंदिरों में एंटर भी नहीं करने देते थे, और किसी भी वेद को या किसी भी रिलीजियस बुक को टच नहीं करने देते थे। तो इस तरह का फ्रांस में भी कुछ माहौल था। लोगों ने इन चीज़ों को नकार दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, वी ऑल्सो हैव सम इक्वलिटी राइट्स, वी ऑल्सो हैव सम राइट्स बाय बर्थ। तो इस तरह से दे रिफ्यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग्स। राजा के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट को उन्होंने जो है मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया इक्वल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब लोग ये सब डिमांड कर रहे हैं। तो चारों तरफ पूरे देश में इस तरह का माहौल है। जगह जगह पर लोगों ने अपने छोटे छोटे क्लब बना लिए। तो मैंने आपको बताया था ना, जैकोबिन क्लब्स, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं जो है ना, और इस जैकोबिन क्लब्स के द्वारा लोग जगह जगह जो है राइट्स कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस तरह के ट्रेडिशनल कल्चर को जो चला आ रहा है। तो जैकोबिन क्लब्स में अपने आप को जो है ना संगठित कर लेते हैं, और इस तरह से जो है पूरे देश में, पेरिस के बाहर भी, पूरे फ्रांस में जो है जगह जगह पर राइट्स होने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं। इस तरह के माहौल को जब राजा देखता है कि भाई पूरा देश जो है बदल रहा है और लोग जो है मानने वाले नहीं हैं, तो
जो लुई 16 था उसको मजबूर होकर के अब क्या करना पड़ा, अब लोगों की बात माननी पड़ेगी। तो वो चाहते थे कि कुछ पावर्स को डाइल्यूट किया जाए, राजा की पावर को डाइल्यूट किया जाए और पावर को डिवीज़न किया जाए और लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन करने का जो है मौका मिले। तो ये जैकोबिन क्लब्स ये सब कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ कौन लोग थे, कौन स्कॉलर लोग थे जो इन लोगों को ऐसे प्रमोट कर रहे थे, ट्रिगर कर रहे थे या एनलाइटन कर रहे थे। तो देखो मैंने बताया था ना, जॉन लॉक की जो बुक थी टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें इन्होंने डिमांड की थी किस चीज़ की। जॉन लॉक ने अपनी इस बुक में बोला था कि जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट है जो किंग के, वो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के द्वारा भेजे हुए नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो ये जॉन लॉक ने लोगों को समझाया। और ये जो इक्वल राइट्स की और डेमोक्रेसी को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे हैं लोग, ये रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को समझाया। इसी तरह फिर जो ये पावर की डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ये विचार, ये आइडियाज़, ये जो नए आइडियाज़ लोगों के बीच में स्प्रेड हो रहे हैं, जो लोगों को समझ में आ रहे हैं, ये कहाँ से ये न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने फिर लोगों को बताया सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में ही अर्ज्ड एंड ट्राइड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट अ सिंगल पर्सन, अ मोनार्क cannot run the government effectively and efficiently. So separate division of the power should be happen और decentralization of the power should be happen। तो उसमें जुडिशरी अलग होनी चाहिए और जो है एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अलग होनी चाहिए। इस तरह से पावर डिवीजन का जो आइडिया है, जो एक नया विचार है, वो भी सोसाइटी में स्प्रेड किया जा रहा है स्कॉलर पीपल के द्वारा। जब राजा को लगता है कि अब माहौल काफ़ी चेंज हो गया है, सब जगह रिवोल्ट हो रहे हैं, शैटोज़ पे, मैनोर्स पे, फ्यूडल लॉर्ड्स पे हमले हो रहे हैं, तो फिर राजा को अब मजबूर होना पड़ा। द किंग वॉज बाउंड नाउ टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। तो वो क्या करता है, एक बीच का रास्ता निकालता है और कहता है ठीक है, उनकी जो नई एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, जो जैकोबिन क्लब के लोगों ने और बाकी लोगों ने मिलकर के, थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर के एक नया जो फॉर्मेट तैयार किया, उसे कहा गया नेशनल असेंबली। तो 1789 में ये जो रिवोल्ट हुआ, इसके बाद राजा नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, आप नेशनल असेंबली बनाइए और मैं अब इस नेशनल असेंबली की हेल्प से जो है रूल करूँगा और इनको भी कुछ पावर दे दूंगा। रिप्रेजेंटेटिव से जो ना एडवाइस ली जाएगी कोई भी डिसीजन लेते समय। और अब 1789 के बाद फ्रांस के अंदर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। तो इस नए रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं। तो एक ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है 1789 में। और राजा को अरेस्ट करके पैलेस ऑफ वर्सेल से हटा करके पैलेस ऑफ टुलरीज में जो है उसको वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। राजा को हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है। कहाँ पे? पैलेस ऑफ टुलरी में। तो उसकी रानी जो मैरी एंटोनिएट थी, उसकी वाइफ, और जो किंग था लुई 16, उसको तो हाउस अरेस्ट में रख देते हैं पैलेस ऑफ टुलरी में। और नेशनल असेंबली अपना काम करना शुरू कर देती है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू करती है। अब देखिए, अब होता क्या है कि 1789 में जब नेशनल असेंबली बन जाती है, एक नई तरह की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम शुरू होता है। तो ये कोई एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है। देखो, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी जब बना था, आज़ादी जब हमें मिली, तो उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो 2-3 साल लगते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। और ये तो 1789 की, हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में तो इस तरह के आइडियाज़ ही नहीं थे लोगों के दिमाग में। तो इसको ड्राफ्ट करने में, नए रूल्स रेगुलेशंस को समझने में और एक ऐसा संविधान बनाने में जहाँ लोगों को इक्वलिटी मिले और लोगों को जो है ना राइट्स दिए जाएँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये जब ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको लगभग 3 साल लग गए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में। तो तब तक के लिए ये जो राजा था, इसको हाउस अरेस्ट में रखा जाता है पैलेस ऑफ टुलरी में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 1791 में। 1791 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है और नेशनल असेंबली अपने फुल फ्लैश में काम कर रही होती है, तो इस समय राजा क्या कर रहा होता है, ये जो हमारा लुई 16 था, लुई 16 को लोगों के प्रेशर में आकर के लुई 16 ने चारों तरफ जो हो रहे जो रिवोल्ट थे उनको कंट्रोल करने के लिए लुई 16 ने अलाउ कर दिया था नेशनल असेंबली को और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए परमिशन दे दी थी। लेकिन अभी ये क्या करता है कि ये अपने ही लोगों के खिलाफ, फ्रांस की जनता के खिलाफ जो है सीक्रेट मीटिंग करने लगता है अपने आस पड़ोस के जो मोनार्क्स थे उनसे। तो ये पर्शिया के राजा से और ऑस्ट्रिया, देखिए जब मैंने आपको बताया था ना कि जो इसकी वाइफ थी, लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी
एंटोइनेट, ये जो मैरी एंटोइनेट थी, ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ठीक है। तो ये पर्शिया और ऑस्ट्रिया के लोगों से एक सीक्रेट मीटिंग करता है और क्या करने लगता है, अपने ही लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने लगता है। कॉन्स्पिरेसी यानी चाल चल रहा है राजा कि किसी तरीके से इन लोगों को मैंने चुपचाप इन लोगों के खिलाफ जो है वो प्लानिंग करता है, क्योंकि अब पर्शिया के राजा को और ऑस्ट्रिया के राजा को डर लगने लगा। दे वर ऑल्सो फियर्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ वेव ऑफ इंटीग्रिटी, दिस काइंड ऑफ वेव ऑफ इक्वलिटी। पीपल आर डिमांडिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नाउ दे आर डिमांडिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर डिमांडिंग फॉर न्यू आइडियाज आर कमिंग इन देयर ब्रेन एंड दे आर बिकमिंग रेशनल। सो द पर्शियन किंग एंड द ऑस्ट्रियन किंग इन यूरोप, दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दीज काइंड ऑफ न्यू वेव्स ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनको भी ये लग रहा था कि आज तो ये चीज़ें फ्रांस में हुई है, कल को ये चीज़ हमारे देश में भी हो सकती है। तो कभी भी कोई मोनार्क नहीं चाहेगा कि उनकी पावर्स उनके हाथ से छिन जाए, जो वो पिछले हज़ारों सालों से लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, और जो उनका जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग वाली जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको वो किसी तरीके से डिटोरिएट नहीं करना चाहते थे। तो क्या होता है कि ये जब पैलेस ऑफ टुलरी में जब ये राजा को हाउस अरेस्ट किया गया था, तो ये अपने सीक्रेट स्पाइस की सहायता से कांटेक्ट करता है पर्शिया के राजा से और ऑस्ट्रिया के राजा से। और ये पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजा अब क्या करते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं अपनी आर्मी को भेजने की, फ्रांस में अपनी आर्मी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बात जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी ना, तो इसका जो मेन लीडर कौन था, देखो मीराबाऊ जो था, ये मीराबाऊ जिसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच दी थी ना ओथ के टाइम पर, टेनिस कोर्ट ओथ के टाइम पर, यही मीराबाऊ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर बन जाता है जैकोबिन क्लब्स का। तो ये जैकोबिन क्लब का लीडर होता है और ये इतना इन्फ्लुएंशियल लीडर होता है कि इसी को नेशनल असेंबली का हेड बनाया जाता है। और यही अब सरकार का मेन जो है ना पूरा पावरफुल जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो यही होता है। तो मीराबाऊ को जब ये बात पता चली कि राजा इस तरह से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हमारे लोगों के खिलाफ, और वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया की जो आर्मी है वो हमारी कंट्री में भेजने वाले हैं और हम पर अटैक होने वाला है, तो वो वेट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो इससे पहले कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के राजा हमला करते, ये अपनी आर्मी भेज देता है पर्शिया में और ऑस्ट्रिया में, और लोगों को वॉलंटरली जो है आर्मी में भर्ती होने के लिए बोलता है। अब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग्स जाग जाती हैं कि अपने देश को बचाने के लिए, कि वॉलंटरली जो है गांव से किसानों के बच्चे जो हैं वो हज़ारों की संख्या में आकर के आर्मी ज्वाइन करते हैं और पर्शिया और ऑस्ट्रिया से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से जैसे ही इनको पता चलता है कि इस तरह की कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है और वो हमारे पास आर्मी भेज कर हमें मारने वाले हैं या हमारे दोबारा से तख्ता पलट होने वाला है और दोबारा से मोनार्की एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो लोग किसी भी कॉस्ट पर अपनी जान दे करके भी जो है डेमोक्रेटिक को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इतना फीलिंग्स उनके अंदर जाग गई है अब लोगों के अंदर, ठीक है, बदलाव चाहते लोग, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। तो फिर इन्होंने अपनी आर्मी भेज देता है मीराबाऊ, कहाँ पे, पर्शिया में और ऑस्ट्रिया में। और इस तरह से, और फिर राजा का क्या करता है, जब वो राजा को यहाँ से निकालते हैं इस पैलेस से, ये भागने की तैयारी करता है यहाँ से। जब अब राजा को पता चला कि ये सब हो गया है और इन्होंने आर्मी भेज दिए, तो राजा चुपचाप जो है किसी जो है सीक्रेट रास्ते से भागना चाहता है। वो ऑस्ट्रिया जाना चाहता है, वो पर्शिया जाना चाहता है, ठीक है, अपनी रानी के साथ। तो उसको रास्ते में पकड़ लिया जाता है और उसको पकड़ के क्या करते हैं, गिलोटिन कर देते हैं। देखिए गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन एक मशीन होती थी। एक व्यक्ति थे डॉक्टर गिलोटिन, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। तो डॉक्टर गिलोटिन ने एक मशीन बनाई। इसमें क्या होता था, इसमें इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर होता था, ऐसे एक फट्टे का बना हुआ, जो ना इस तरह से एक लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा ढांचा होता था, जिसमें ऊपर एक लोहे का बहुत भारी जो ना ये इस तरह का जो है ये लटका हुआ होता था, ये तलवार जैसा, मतलब गंडासा समझिए इसको, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का वेपन यहाँ पे ऐसे लटका हुआ होता था, बहुत भारी होता था, लोहे का बना हुआ। तो जब वो ऊपर से इसको ड्रॉप करेंगे ना किसी का हेड यहाँ पर रख करके, तो उससे गर्दन कट जाएगी। तो इसे बोलते हैं गिलोटिन करना। तो इस तरह से राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। राजा को क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सक्यूशन कर दिया जाता है, यानी कि उसको मार दिया जाता है। राजा को रानी को दोनों की गर्दन काट देते हैं। अब देखिए राजा है नहीं, रानी है नहीं। जब राजा था तो उस टाइम पर जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी तो उसको कहा गया था, उसको क्या कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो ये देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, मोनार्की सिस्टम जो चल रहा था 1789 से 1792 तक, जब तक राजा को गिलोटिन नहीं किया गया, उसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी है, तो राजा कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से देश चला रहा है, ठीक है, या नेशनल असेंबली की सहायता से देश चला रहा है। तो उसको कहा गया 1789 से 1792 तक फ्रांस में कैसी गवर्नमेंट रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गवर्नमेंट रहती है। लेकिन अब 1792 में राजा रानी को जब गिलोटिन कर दिया जाता है, जब मार दिया जाता है, जब उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई, अब जैकोबिन क्लब का जो हेड था मीराबाऊ,
तो मीराबाऊ के हाथ में अब सारी पावर्स आ जाती हैं और ये डिक्लेयर कर देता है अपने आप को, भाई आई एम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और ये नेशनल असेंबली जो है इसका नाम बदल के कर दिया जाता है न्यू कन्वेंशन, इसका नाम कर दिया जाता है कन्वेंशन। ठीक है, तो अब ये कन्वेंशनल गवर्नमेंट आ जाती है और मीराबाऊ जो कि रिप्रेजेंटेटिव का हेड था, लोगों द्वारा चुने हुए लोग थे। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टार्ट होने का ये फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि राजा तो खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे शुरू हो गया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया में पहला, देखो फ्रांस की जो क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यही एक पहला ऐसा प्रयास था पूरी दुनिया में जहां पर लोगों ने राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की। तो ये लोकतंत्र इतनी जल्दी स्थापित होने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है, टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती रातों रात में। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जब स्टार्ट किया गया तो इसमें क्या हुआ कि भाई लोग वोट करेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे और वही गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे वोट करने का सबको इक्वल राइट नहीं दिया गया था। इनमें सिर्फ एक्टिव जो सिटीजन्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स, वहाँ पे दो तरह के सिटीजन्स होते थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ये क्या होते थे, इनको समझना जरूरी है। एक्टिव सिटीजन जो होते थे ना, जिनकी एज 25 साल हो, जिन लोगों की एज जो 25 ईयर ओल्ड हों, पहली कंडीशन तो ये है एलिजिबिलिटी के लिए कि फर्स्ट कंडीशन जो एलिजिबिलिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम जो है एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सिर्फ वही व्यक्ति वोट करेगा जो टैक्स देता होगा गवर्नमेंट को। और कितना टैक्स देता होगा, अपनी 3 दिन की वेजेस के इक्वल। 3 दिन की जो तुम्हारी कमाई है, 3 दिन की कमाई अगर तुम पूरे महीने में कमाते हो, उसका 3 दिन का अगर तुम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हो तो तुम जो है कहलाओगे एक्टिव सिटीजन। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एक्टिव सिटीजन। तो ये लोग जो है इनको खाली वोटिंग राइट दिए गए। तो शुरू में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और कन्वेंशनल गवर्नमेंट जब स्टार्ट होती है और मीराबाऊ उसका हेड बनता है एग्जीक्यूशन के बाद में राजा के, तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद मीराबाऊ को अपॉइंट कर दिया जाता है, पूरे देश का जो है अब लीडर बना दिया जाता है उसको। अब ये 1792 में मीराबाऊ गवर्नमेंट को चलाने लगता है। तो इस तरह की कन्वेंशनल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि 1792 से सिर्फ 3 सालों तक 1795 तक ही मीराबाऊ रूल कर पाया और उसके बाद कन्वेंशनल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नई जो है रूल ऑफ डायरेक्टरी स्टार्ट होगा। तो ये रूल ऑफ डायरेक्टरी क्या है और क्यों फिर, और आपको मालूम है इसी मीराबाऊ को जो मसीहा था और जो जैकोबिन क्लब का लीडर था और जो गवर्नमेंट चला रहा था, उसको भी लोग पकड़ के गिलोटिन कर देंगे। 1795 में मीराबाऊ को भी गिलोटिन कर दिया जाता है, उसको भी इसी मशीन के द्वारा मार दिया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ फ्रांस के अंदर, जो उन्होंने अपने ही जैकोबिन क्लब के लीडर रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने ही हेड जो है गिलोटिन कर दिया और फिर सरकार को दोबारा से बदल दिया गया और अब रूल ऑफ डायरेक्टरी स्टार्ट हुआ। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का फेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।